इलेक्शंस के 2 फेजेस हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी 2 सीटों पे इलेक्शन हो चुके हैं। अब कॉन्टेस्ट जो है वो रजौरी अनंतनाग सीट पे है, जहां पर पीडीपी की प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती पीडीपी के कैंडिडेट हैं। लेकिन एक कंट्रोवर्सी एरप्ट हो गई है क्योंकि कुछ लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इस सीट पे जो इलेक्शन होनी है उसे डेफर किया जाए। तो हमसे बात करने के लिए अभी महबूबा मुफ्ती जी खुद ज्वाइन किया है। मैम, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कंट्रोवर्सी सामने आई है, कल आपने भी ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इस सीट की जो इलेक्शन है उसे डेफर किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो कल बात कह दी कि आप पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है और बहुत ही मुश्किल इलाकों में इलेक्शन करवाते हैं। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद मुगल रोड से ट्रैवल करके आ गई हूं और मुगल रोड इज नॉट द ओनली रोड। राजौरी पूंछ पहुंचने के मुगल रोड से पहले के भी रास्ते हैं, वाया जम्मू आ सकते हैं, वाया रियासी आ सकते हैं आप। तो मुझे लगता है एक बहाना है कुछ पार्टीज के लिए, जिसको इसको बीजेपी अनफॉर्चुनेटली वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं इस वक्त, और कोशिश की जा रही है कि जो वो लोगों का रुझान देख रहे हैं पूरे कश्मीर में, पीर पंचाल में पीडीपी की तरफ, तो कहीं ना कहीं वो अपनी वो जो है एक मशीनरी, डर, दबाव, दूसरी चीजें इस्तेमाल करने के लिए वक्त चाहते हैं। तो हमने तो इलेक्शन कमीशन को लिखा, ये गलत होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत मुश्किल से इलेक्शन प्रोसेस पे अपना भरोसा जतलाया है। वो भी जब वाजपेयी जी को 2002 में लाल किले से ऐलान करना पड़ा कि जम्मू कश्मीर में हम साफ सुथरे इलेक्शन करवाएंगे। तो अगर आज सड़क का बहाना करके, दूसरा लॉजिस्टिक का बहाना करके इलेक्शन पोस्टपोन करवाते हैं, ये इलेक्शन किसी एक पार्टी की खातिर, तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही गलत मैसेज होगा। और 87 में जैसा हुआ था कि एक लोगों का जो मैंडेट था उसको चेंज किया गया और उसके बाद जो हुआ वो आप देख ही रहे हैं। मुझे लगता है ये गलत चीज होगी, गलत मैसेज होगा। महबूबा जी, इंडिया अलायंस का आप एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, लेकिन आपने देखा जो 2 फेजेज इलेक्शन हुए जम्मू के, आपने हालांकि जम्मू रीजन में अपना कैंडिडेट कोई फील्ड नहीं किया, लेकिन आप कांग्रेस की सपोर्ट में भी नहीं आए यहाँ पर। तो क्या वो अलायंस खत्म हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो किसी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे डिपेंड नहीं करता है। वो जो इस वक्त पूरे मुल्क के जो देश के हालात हैं, जिस तरह संविधान को सबवर्ट किया जा रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जा रहा है, जिस तरह पार्लियामेंट को अपनी ब्रूट मेजॉरिटी इस्तेमाल करके बीजेपी ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करता है, जो हमारे भाईचारा, जो विच इज द सेक्युलरिज्म, और जो हमारा फेडरलिज्म है, हर चीज को अंडरमाइन करता है। और उसके लिए राहुल गांधी जी खड़े हो गए हैं। इस देश के जो हमारी जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है उसको बचाने के लिए वो खड़े हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए खड़े हो गए। उसमें हम उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज फिर महबूबा मुफ्ती अकेली क्यों खड़ी हैं? आप देखिए, जब कश्मीर में हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैलीज होती हैं तो कांग्रेस के लीडर साथ खड़े हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती अकेली क्यों है फिर? नहीं, महबूबा मुफ्ती को तो बहुत पहले अकेला कर दिया बीजेपी ने, जब उन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी। हमारे जितने भी लीडर थे जो हमने बनाए हुए थे पिछले 20-25 साल में, कोई जो मिनिस्टर रहा, एमएलए रहा, एमएलसी रहा, राज्यसभा मेंबर रहा, लोकसभा मेंबर रहा, सबको तोड़ के ले गए, कुछ को धमका के ले गए, कुछ को लालच दे के ले गए। वो तो अकेला कर दिया, पर मेरा वर्कर मेरे साथ है। और इस वक्त मुझे खुशी है कि जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे अनंतनाग या कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वच्ची हो। तो ऐसी एक बात चल पड़ी है कि हमने पार्लियामेंट में ऐसी आवाज को भेजना है जिसने पिछले 5 साल हमारे लिए बात की और जो आगे भी बात करेगी। तो इसलिए मुझे खुशी है इसमें। मेरे साथ तो सभी मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं तो अकेली लड़ रही हूं, उसमें तो कोई शक नहीं है, पर मेरे साथ मेरे लोग हैं। तो महबूबा जी, क्या उमर अब्दुल्ला का एरोगेंस जो है वो बीच में आया कि कश्मीर में पीडीपी और एनसी का कोई कंसेंसस नहीं बन पाया सीट शेयरिंग को लेकर? क्योंकि जम्मू रीजन, जो जम्मू की 2 सीटें थी, जम्मू हो उधमपुर हो, दोनों एनसी और पीडीपी ने कांग्रेस को दे दी। लेकिन कश्मीर में क्या वजह हुई? पर्टिकुलर जो सुनने में आ रही हैं बातें कि फारूक साहब तो कह रहे थे लेकिन उमर साहब नहीं माने। इसका जवाब तो उमर साहब ही दे सकते हैं। मैंने कोशिश की थी, जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी बॉम्बे में, वहां जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा हमारा फैसला
फारूक अब्दुल्ला साहब करेंगे, ये सबसे सीनियर लीडर हैं। मगर उन्होंने फैसला किया, हमें बुलाना तक सही नहीं समझा, हमें बुलाते, हमें बताते कि भाई आप लोग जम्मू कश्मीर की जो है रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से नहीं कर सकते, एनसी बेहतर कर सकती है, और लार्जर इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि आप लोग मत लड़िए, हम अकेले लड़ेंगे। उन्होंने ऐसा कहना भी मुनासिब नहीं समझा, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई उमर साहब ने, जहां उन्होंने कहा पीडीपी तो कहीं है ही नहीं, पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी तो तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे है। और उससे एक दचका लगा मेरे जो वर्कर थे, जो पीएचडी में यकीन रखते थे। खाली पीडीपी वर्कर नहीं, एनसी वर्करों को भी ये अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह से ये पीएचडी, जिसको हमने 5 साल संभाल के रखा, संजो के रखा, इकट्ठे चले, हर इश्यू पे हमने इकट्ठे बात की, और आज जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। ये 1 सीट या 2 सीट की बात नहीं थी। अगर वो मुझे बुला के मेरे से बात करते तो शायद कोई और रास्ता निकल आता, पर जिस तरह से उन्होंने कहा उससे हमारे वर्कर का जो एक हिसाब से तो अच्छा हुआ, जो हमारे वर्कर बैठे थे, सोए पड़े थे, वो जागे, उनकी जो गैरत जागी, और आज आप देख रहे हैं कि लोगों का जो सैलाब उमड़ पड़ता है हर जगह। तो महबूबा जी, कश्मीर में इसमें कोई डिनाई नहीं करेगा कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये 2 बड़ी पार्टीज हैं, और जब ये दोनों बड़ी पार्टीज कोई कंसेंसस नहीं मिला पाए और आपस में एक दूसरे को फेस करेंगे कश्मीर में, तो क्या इसका फायदा दूसरी छोटी पार्टीज जो हैं उन्हें होगा? देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा, ये बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी थी। ये इलेक्शन कौन जीतता है कौन हारता है वो बहुत छोटी बात है, मगर लोगों को ये उम्मीद थी कि पीडीपी और एनसी मिलके जो जम्मू कश्मीर पे ऑनस्लॉट हो रहा है, हमारी पहचान हो, हमारे वसाइल हो। अभी देखिए, रेत बाजरी से लेके लिथियम, हमारे जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, वो सब बाहर के लोगों को जा रहे हैं। बाहर के ठेकेदार आते हैं, भाजपा के अपने दोस्त आते हैं, और यहाँ के लोगों को वो उसके बाद सबलेट करते हैं। यहाँ के लोगों को उनके नीचे काम करना पड़ता है, तो सब कुछ तो हमारा लुट रहा है। तो ऐसे में हम सबको इकट्ठा होने की बहुत जरूरत थी, पर वो नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने, अगर हम आपस में लीडर बैठ के चाय पियेंगे, इकट्ठे डिस्कस करेंगे, पर नीचे हमारा वर्कर एक दूसरे से लड़ेगा, एक दूसरे की मुखालफत करेगा, वो गलत है। इसीलिए अगर आप देखेंगे, जितनी भी मेरी अभी तक जितनी भी मैंने कैंपेन की, मैंने कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटैक नहीं किया, बल्कि मैंने ये कहा कि पार्लियामेंट में आपको पीडीपी को क्यों वोट देना है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूं कि वर्कर को भी ये मैसेज मिले कि हमने एक दूसरे को अटैक नहीं करना है। तो कैसे हम असेंबली इलेक्शंस का प्रीकर्सर समझें कि वहां पर भी कोई कंसेंसस नहीं वो तो हम तो देखिए ना, जिस तरह से उमर साहब ने ये कहा कि हम इनका कंडक्ट देखेंगे क्या रहेगा, जिस तरह से उन्होंने ऐसे हमें, जैसे कि हम एक सबसर्विएंट जैसा, जहां हमारे ये वो जमात है जिसने बहुत थोड़े अरसे में 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को पावर से आउट किया, जिसके 3 मेंबर पार्लियामेंट चुन के आगे, और उसमें फारूक साहब भी हार गए, उमर साहब भी हमारे कैंडिडेट से हार गए, असेंबली इलेक्शन 2 बार हार गए। मतलब एक बार उमर साहब वहां हार गए, और दूसरी बार फारूक साहब जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन हमसे हार गए। तो इस पार्टी को ये कहना है कि इसका कहीं वजूद ही नहीं है, तो उसके बाद ये कहना है कि असेंबली में हम देखेंगे, तो उससे थोड़ा सा माहौल बिगड़ जाता है। महबूबा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा ये इल्जाम रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को इनरोड्स अगर किसी ने दिए तो पीडीपी ने दिए। फिर तो बात बहुत पीछे चली जाएगी। हाँ, तो लेकिन अभी ये है कि आप बीजेपी को अपोज कर रही हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनका ये कहना है कि बीजेपी को लाने वाले आप लोग थे। देखिए, बीजेपी के साथ जो मुआहदा, जो अलायंस पीडीपी का हुआ, कोई भी पार्टी अगर उनके पास 60 सीटें भी होती नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तब भी वो बीजेपी से ये सारे बातें नहीं मनवा सकते थे जो हमने मनवाई। कि हमने कहा 370 को नहीं छेड़ना है, फौज को निकालना है सिविलियन एरिया से, एस्पा को खत्म करना है, पाकिस्तान से बात करनी है, हुर्रियत से बात करनी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बातें बीजेपी को कोई और पार्टी मनवा सकती थी। महबूब जी, मुझे याद है आपकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने ये कहा था कि जितनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास है, तो वही एक शख्स हैं जो कश्मीर का मुद्दा हल कर सकते हैं, इसीलिए पीडीपी ने उनके साथ हाथ मिलाया। तो क्या जब 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, तो आप नहीं मानते कि कश्मीर का जो बड़ा डिस्प्यूट था, जो प्रॉब्लम थी, वो हल कर दिया? नहीं, वो तो नहीं। आप किसी की गर्दन काट के बोलेंगे अब ये बीमार, पहले बीमार था अब ठीक हो गया, अब ये बात नहीं करता है। आपने तो कश्मीर को एक हिसाब से समझ लीजिए मार दिया, और आप कहते हैं वो आवाज भी नहीं निकालता। तो ये तो इससे तो और उलझ गया मामला
क्योंकि 370 एक पुल था जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में, एक भरोसा था, एक वादा था। जब आप वादा तोड़ते हैं, भरोसा तोड़ते हैं, तो वो कभी अच्छी बात लेकिन नहीं एक होती है। टेम्पररी प्रोविजन था ना कॉन्स्टिट्यूशन में भी, नहीं, टेम्पररी प्रोविजन तो कहीं नहीं था उसमें, और ओवर द इयर्स काफी डाइल्यूट कर दिया गया था। वट एवर इट वॉज, पर हमारी अपनी असेंबली मोस्ट पावरफुल असेंबली थी पूरी कंट्री में। जो भी कानून पास होता था पार्लियामेंट से, वो हमें अप्लाई नहीं होता था जब तक हम खुद पास नहीं करते। लेकिन उसमें भी ये एलिगेशन लगाई जाती थी ना कि हमारी जो असेंबली थी वो सिलेक्टिव कानून अपनाती थी। जैसे 6 साल का टेनओवर हुआ तो अपना लिया, जब उसे रिवर्स किया 5 साल पे नेशन वाइड तो हम लोगों ने नहीं अपनाया। तो कुछ जो एलिगेशंस हैं बीजेपी की कि पॉलिटिकल पार्टीज जो रूलिंग क्लास थी वो अपने बेनिफिट के, आपको तो ये मानना पड़ेगा ना, जम्मू कश्मीर एक सिंगल मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसने हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया। बाकी जितनी भी चीजें, अगर वो हैदराबाद था, वहां का निजाम तो जाना चाहता था पाकिस्तान के साथ, पर क्यों नहीं गया? क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी था, हमारा तो मुस्लिम मेजॉरिटी था। अगर आप नेचुरल वे देखते तो फिर शायद हम पाकिस्तान के पास साथ होते। हमने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, हमने इंडिया के साथ हाथ मिलाया, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, पर कुछ शर्तों पे कि हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है उसको हम बिल्कुल कायम रखेंगे, हमारे जो लैंड लॉज होंगे, स्टेट सब्जेक्ट होगा, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे ताकि डेमोग्राफिक चेंज ना हो जाए, मुस्लिम कैरेक्टर हमारा बरकरार रहे। हालांकि हम एक मिनी इंडिया की तरह, हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, ये कहीं भी मुल्क में आपको नहीं मिलेगा। मगर अगर आप उसके बाद 40 साल, 50 साल, 70 साल के बाद कहते हैं आपके पास अपना झंडा क्यों है? हम तो दोनों झंडे चलाते थे ना, इंडिया का फ्लैग भी हमारा छोटा सा फ्लैग भी होता था। ये तो कॉम्प्लीमेंट करते थे फेडरलिज्म को। अमेरिका में देखिए, हर स्टेट का अपना झंडा है, हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कम अमेरिकन है मेरे ख्याल में जितना अमेरिका में नेशनलिज्म है, शायद कहीं नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल में बीजेपी की बहुत छोटी सोच है। और वो आज ये बताते हैं कि टूरिस्ट चला जाता है, सेल्फी लेता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा नहीं है। आपको देखना हो जम्मू कश्मीर के हालात तो लद्दाख जाके देखिए। जो लद्दाखी बहुत खुश थे, हमें कश्मीर से अलग कर दिया, 370 खत्म किया, आज वो रो रहे हैं खून के आंसू। आप जम्मू के डोगरों को देख लीजिए, उनकी हालत क्या है इस वक्त, वो कहां पहुंचे हैं। कश्मीर तो बात ही नहीं कर सकता है, कश्मीर तो खामोश हो गया। कश्मीर में तो कब्रिस्तान की जैसी खामोशी, आप बात करोगे तो आपको अंदर कर देंगे। महबूबा जी, 370 हटने के बाद अब कश्मीर को कहां देखते हैं? क्योंकि कई बार आपने ये कहा कि कश्मीर एक ओपन प्रिजन बन गया है, बिल्कुल बन ये गया। आपकी स्टेटमेंट है। लेकिन जिस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, मैंने कुछ दिन पहले एक बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने कई चीजें गिनाई, 2 एम्स कहा कि पूरे तो आज की बात नहीं, वो तो हमारे टाइम में एम्स का हो गया था। वो तो आज की बात नहीं है, वो तो तभी जब हमारी सरकार बनी थी, जम्मू के लिए एम्स, कश्मीर के लिए एम्स, उससे पहले मेडिकल कॉलेजेस हमारे सैंक्शन हुए थे। तो इन्होंने तो वही जो काम मेरे टाइम में सैंक्शन हुए थे वही चल रहे हैं। तो इन्होंने नया क्या किया? नया ये है कि आज जम्मू कश्मीर में पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा स्कैम्स हमारे जम्मू कश्मीर में हुए हैं। जब रिक्रूटमेंट होती है इसमें एम्प्लॉयमेंट में, तो सबसे ज्यादा स्कैम्स, 5-6 रिक्रूटमेंट्स हुई और सारी अदालत में पड़ी हुई हैं। नया क्या है? आपको डाउन टाउन में जाना चाहिए, आप जम्मू के अंदर इलाके में जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या डेवलपमेंट है। सब खुदाई की गई है, कुछ भी नहीं हो रहा है। महबूबा जी, जब आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आप उन लीडर्स में से हैं जो खुद मासेस में जाके मिलते हैं, मैं काफी सालों से, लगभग 20-22 साल से आपको कवर कर रहा हूं, अभी यूथ से जब आप मिल रहे हैं तो यूथ्स की क्या एस्पिरेशन है अक्रॉस दी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इश्यू, पर उसके साथ उनको दचका है। ये नहीं कहेंगे कि वो खाली अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये सबको अंदर बात है, चुभती है कि जो 2019 के बाद हुआ उससे हमारी हर चीज छीनी जा रही है। अगर किसी को 370 से मतलब नहीं, पर उसको ये पता है मेरी नौकरी 370 की वजह से बच रही थी, आज उस नौकरी पे हमला हो रहा था। मैं कहीं काम करता था, कॉन्ट्रैक्ट लेता था, आज बाहर वाले से मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट लेना है। मैं कहीं रेत बाजरी निकाल सकता था, आज वो बाहर वाले से मुझे लेना है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही हैं यूथ के साथ। और यूथ में हमारी ड्रग की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है और टेंशन इतनी ज्यादा है। देखिए, मैं आपको बताऊंगी एक मिसाल। एक बार काजीगुंड में शराब की दुकान खुली, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो एक लड़के ने वो चढ़ा दी, वो प्रोटेस्ट चढ़ा दिया फेसबुक पे। तो एसएचओ उसके घर गया, उसको बोला तुम ये उतारते हो, अगर नहीं उतारोगे तो पीएसए के अंदर तुमको बंद कर दूंगा। तो ये आपको, जब मैं कहती हूँ कि खुली जेल है जम्मू कश्मीर, तो ये बातें आप तक नहीं पहुंचती कि इतना मॉनिटरिंग होता है, इतना नजर रखी जाती है कौन क्या। आप रास्ते चलता हुआ किसी का भी मोबाइल ले लेंगे, जवान का मोबाइल ले लेंगे,
اس میں دیکھیں گے کیا ہے. آپ کو پتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے اپنی, تو بولیں گے تمہارا فلانی دن فلانی کال آیا تھا, تم نے یہاں ایسے کیا, تو اندر جیل میں ڈال دیتے ہیں. اتنی گھٹن ہے وہاں پر. محبوبہ جی, مفتی صاحب نے اپنے ٹائم پہ ایک پالیسی شروع کی تھی ہیلنگ ٹچ کی, اس کے بعد لیکن آپ پہ ہمیشہ یہ ایلیگیشنز لگتی رہی کہ پی ڈی پی پریزیڈنٹ جو ہے ہمیشہ کہیں ٹیررسٹ سینٹرک پالیٹکس کرتی ہیں, ان کی سمپتھی رہتی ہے ٹورڈز اینٹی نیشنلز, یہ ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں. اسے کیسے دیکھتے ہیں, اور پرسنلی ڈو یو فیل ہرٹ, کیونکہ آپ کے فادر صاحب پہلے مسلم دیش کے ہوم منسٹر بنے تھے, تو ڈو یو فیل ہرٹ اور ہاؤ ڈو یو ٹیکل دیز ایلیگیشنز؟ نہیں دیکھیے, کشمیری پرو جے این کے ہونا, لوگوں کی بات کرنا, اگر اس کے لیے میرے اوپر الزام لگتا ہے تو مجھے کوئی بادریشن نہیں ہے اس کی, کیونکہ جب ملیٹنٹ مارا جاتا ہے تو اس کے گھر والے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کے اور میرے گھر والے ہیں. ان کی دارس بندانا, ان سے بات کرنا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا, میں سمجھتی ہوں یہ کوئی اینٹی نیشنلزم نہیں بلکہ یہ نیشنلزم ہے. آپ ان کو قومی دھارا میں لے آتے ہیں, جو ان کی فیملی ہوتی ہے وہ تو چلا گیا ہوتا ہے, اور ماں باپ سے پوچھ کے کوئی بندوق نہیں اٹھاتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہیلنگ ٹچ پالیسی مفتی صاحب کی تھی, اس سے خالی مین سٹریم کو فائدہ نہیں ہوا, اس سے سیپریٹسٹ کو بھی فائدہ ہوا جو گھروں سے بھاگے ہوئے تھے, جو جیلوں میں بند تھے. جب ہم نے ان کو ریلیز کیا, کہیں نہ کہیں ان کو سمجھ آ گئی کہ جو مفتی صاحب کی ہیلنگ ٹچ پالیسی ہے, جو ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر لڑنا بہتر ہے بندوق اٹھانے سے. محبوبہ جی, پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جب ابھی ریسنٹلی آئے تھے کہ جلد ہی میں بھی اس پارلیمنٹری الیکشن کے بعد اسٹیٹ ہوڈ بھی ریسٹور کر دیا جائے گا اور اسمبلی الیکشنز بھی ہوں گے. سو اس اسٹیٹمنٹ کو یہ احسان لینا چاہیے ہمیں, اس کے اوپر بنگڑا ڈالنا چاہیے کہ آپ نے ہمارے اسٹیٹ کو, جو موسٹ پاورفل اسٹیٹ تھی, اس کو ڈی ویلیو کر دیا, اس کو ڈس ایمپاور کر دیا, ہم کو ڈسپوزس کر دیا, ہمارے پاؤں کاٹ کے کہتے ہیں ہم آپ کو جوتا پہنانے والے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے یہ تو بہت ہی بری بات ہے. تو کہ آپ کسی کو جو 10ویں جماعت میں ہوتا ہے اس کو ڈیموٹ کر کے دوسری جماعت میں لے جاتے ہو, پھر کہتے ہو اب تم کو ہم تیسری جماعت میں بٹھا دیں گے. اس پہ کوئی خوش ہونے والی بات ہے؟ الیکشن کیا ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ ہم کو جو اسٹیٹ سے لے کے یونین ٹیریٹری بنا دیا, اب واپس دیں گے تو کوئی احسان کر رہے ہیں ہم پہ؟ یہ تو شرم کی بات ہے. اس ملک میں, گاندھی کے ملک میں, اتنا بڑا ڈیموکریٹک کنٹری ہے یہ, اس میں اس قسم کا غیر آئینی فیصلہ. تبھی تو میں کہتی ہوں کہ جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا سبورٹ کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں اپنی بروٹ میجورٹی کو استعمال کرتے ہیں آئین کو, کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرنے کے لیے, اور یہ ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. آج مسلمانوں کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہو, مگر مجھے بتائیے وہ جو بیٹیاں تھیں, پہلوان بیٹیاں تھیں, وہ تو مسلمان نہیں تھی. ان کا جو مولسٹر ہے وہ کہاں ہے؟ رام رحیم جو اپنے آپ کو کہتا ہے, جو آج بی جے پی کے لیے ووٹ مانگتا ہے, اس نے 2 ہندو بچیوں کا بلاತ್ಕಾರ کیا, اس نے 2 مرڈر کیے, وہ کہاں ہے؟ تو آپ اس وقت ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نوجوان بچوں کو, غریب بچوں کو نوکری نہیں دے پاتے ہیں, پر ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کے اور ان کے زبان پہ نعرہ دے کے ان کو بولتے ہیں مسلمانوں کو لنچ کرو, آپ مسلمانوں کی مسجدیں گراؤ, آپ ان کے اسکول توڑ دو, آپ ان کے اوپر بلڈوزر چلاؤ. تو یہ تو پورے ملک کا اپرادھی کرن کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے. تو جو ہوم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو ہٹایا جائے گا, اور پی ڈی پی کی بھی ایک کافی دیر سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو ہٹایا جائے, اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کب ہٹایا جائے گا؟ انہوں نے تو اس پہ بھی بہت لمبی ٹائم لائن نہیں دی انہوں نے. وہ کوئی ٹائم لائن, وہ تو کہتے 15 لاکھ روپے ہم جمع کروائیں گے اکاؤنٹ میں. آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے کیا؟ میرے اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے. محبوبہ جی کہہ رہے تھے 2 کروڑ نوکریاں ہر سال ہم دیں گے, ابھی تک تو 20 کروڑ نوکریاں ملنی ہونی چاہیے تھی. اگر انہوں نے 20 کروڑ نوکریاں دی ہوتی, 15 لاکھ روپے دیے ہوتے, گیس سلنڈر کی قیمت 450 جو کانگریس ٹائم میں تھی 400 کی ہوتی, کسانوں کو ایم ایس پی دیا ہوتا جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہوتا, تو آج ان کو منگل سوتر کی بات نہیں کرنی پڑتی. آنے والا تھا اس سوال پہ. آج وہ لوگوں کی ترقی کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیے اتنی ہائی لیول پہ منگل سوتر کی بات کرنا, یہ کہنا کہ آپ کے جو مکان ہیں وہ مسلمانوں کو دیں گے. کانگریس تو 50 سال سے حکومت میں رہی ہے, خدا نہ خواستہ کسی کا منگل سوتر انہوں نے نہیں چھینا. تو یہ تو بہت برا ہو رہا ہے جو دیش میں ہو رہا ہے. محبوبہ جی, پارلیمنٹ میں فگرز دیے گئے تھے کہ کشمیر میں 370 ہٹانے کے بعد پتھر بازی کم ہوئی ہے, سویلین کلنگز کم ہوئی ہیں, سیکورٹی فورسز پرسنل جو مارے جاتے تھے وہ کم ہوئے, اور اوورال جو ٹیرر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز تھی ان میں بہت اس کا 370 کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ 370 کے بعد اس کا کیسے کنیکشن ہے؟ 370 ایک اسمبلی کی امپاورمنٹ کی ایک چیز تھی. جو آپ پتھر بازی کی بات کریں اس کو آپ لا اینڈ آرڈر کے تھرو ٹیکل کر رہے ہیں. آپ نے ہزاروں نوجوانوں کو بنا پتھر مارے ہوئے
मुल्क के डिफरेंट जेलों में बंद करके रखा हुआ है। आप छोटे अभी इलेक्शन है तो आपने लोगों को, लड़कों को, अनंतनाग हो, बिजबेड़ा हो, कुलगाम हो, जो भी कोई एरिया हो, वहां से नौजवानों को पिकअप करना शुरू कर दिया है। आपने किसी को खांसी आती है, आपने मुंह पे पट्टी बांध दी, हाथ उसके बांध दिए पीछे, कहते हो अब ये खांसता भी नहीं है। आपने इसको वर्बली एक जेल बनाया हुआ है जम्मू कश्मीर को, कोई बात नहीं कर पाता है, दम घुटता है। तो आप कहते हैं पत्थरबाजी और ये सब खत्म हो गया। अगर मिलिटेंसी खत्म होगी तो अभी राजौरी में क्या हुआ, शादरा शरीफ के एरिया में, जिसमें मोहम्मद रजाक मारा गया। कश्मीर में अभी एक हफ्ते के अंदर 2 किलिंग्स हो गई, और हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस जाने के बजाय, कश्मीर जाने के बजाय वहां से वापस क्यों आ गए अगर सब कुछ ठीक ठाक है। तो आप एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, इतना दबाव, इतना सप्रेशन। मैं कहती हूं कि एक प्रॉब्लम है। देखिए, जो कश्मीर की प्रॉब्लम, एक समस्या है, ये यहां है। इसको आप कैद नहीं कर सकते, इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, जैसे वाजपेयी जी ने किया था, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था, जैसे रास्ते खुल गए थे। अभी हमारे रास्ते खुले थे, रावलाकोट, उड़ी, उस पर कारोबार चलता था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। जितने भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किए थे हमने, उनको सबको रिवर्स कर रहे हैं। तो उससे तो कुछ नहीं होगा। आप कब तक दबाव के बलबोते पे लोगों को दबा के रखेंगे। महबूबा जी, प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में रैली करते हैं और लाखों की तादाद में लोग वहां आते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस हो रही है? आपको देखना चाहिए था वो लोग कौन थे। आपको ये देखना चाहिए था मुलाजिमों को, जिन्होंने नहीं किया तो उसके बाद उनको सस्पेंशन ऑर्डर निकाला गया, वो देखना चाहिए था आपको। ये तो एक बार जवाहरलाल नेहरू ने जब रैली की थी लाल चौक में, लाखों लोग थे और हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा था, और कोई दबाव नहीं थी, दोस्त नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कुछ नहीं था। वो भी एक जमाना था। तो महबूबा जी, इस चेंज को कैसे आप डिनाई करेंगे कि अभी 2 दिन पहले आप ही की पार्टी ने लाल चौक में एक पॉलिटिकल रैली की जो कई सालों बाद हुई, वहां पर जहां पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे, ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ करते थे, फायरिंग हुआ करती, लेकिन अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो क्या ये चेंज विजिबल नहीं है? पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो हम भी, मैं कई बार लाल चौक से मैंने प्रोटेस्ट निकाले हैं, पोटा के खिलाफ, इखवान के खिलाफ, टास्क फोर्स के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ। ये पहली बार नहीं हुआ, मगर जब से 2019 के बाद, जब से 370 खत्म हो गया, तब से इन्होंने उस पर कब्जा किया है। ये निकलते हैं झंडा लेके, भगवा झंडा लेके, और उसके बाद 10 आदमी होते हैं झंडा लेके, 100 आदमी उनकी सिक्योरिटी में लाल चौक में चले जाते हैं। हम लाल चौक गए, हम अपने बलबूते पे लाल चौक में चले गए, हमने अपना झंडा अपना वहां लाल चौक में लहराया, पीडीपी का झंडा हमने लहराया। उसमें इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि लोग खुश हो गए। बहुत देर के बाद लोगों ने, जो हम भगवा झंडे लोज लहरा रहे थे, उन्होंने पीडीपी का झंडा देखा तो लोगों का खुश हो गया। दुकानदारों का जो एटीट्यूड था, जो उनका रिएक्शन था, बहुत अच्छा था। ये कहना है कि लाल चौक बंद था, लाल चौक बंद था, ये मुझे लगता है ये गलत है। इन्होंने खुद पिछले 5 साल से लाल चौक को भी एक किस्म का जेल बना दिया है। किसी और पार्टी को वहां जाने नहीं देते हैं, अपने लोगों को ले जाते हैं, सिक्योरिटी के लोग लेके उनको वो झंडा वहां लहराते हैं। अभी होम मिनिस्टर जब आए थे तो उन्होंने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे टारगेट किया। इनफैक्ट 2 परिवार कश्मीर के बारे में कहा जाता है, मोस्टली आपकी फैमिली और अब्दुल्ला की फैमिली। अभी हमने देखा कि अब्दुल्ला फैमिलीज में भी जो उमर साहब के दोनों बेटे हैं, वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए हैं, और आपकी डॉटर भी हम देख रहे हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रही हैं, आपके लिए कैंपेनिंग कर रही हैं। तो क्या आप कैसे काउंटर करेंगे, और डू यू काउंटर क्या कर रहे हैं? अगर कल को खुदा ना खास्ता मेरी बेटी बीजेपी में चली जाती, फिर वो डायनास रहेगी? वरुण गांधी आज डायनास माने जाते हैं, जतिन प्रसाद आज डायनास माना जाता है, ज्योतिराज सिंधिया आज डायनास माना जाता है, पीयूष गोयल डायनास माना जाता है। ये तो, और यही महबूबा मुफ्ती है ना डायनास, जिसके दरवाजे पे 3 महीने बीजेपी रही हाथ जोड़ के, हमारे साथ सरकार बनाओ। जिस उमर अब्दुल्ला को बीजेपी में 2 बार वो मिनिस्टर बना, और उनको फख्र था कि उमर अब्दुल्ला शेख साहब का पोता हमारे सरकार में है। तो जब आप बाहर होते हो, आप डिसऑनेस्ट भी, आप बेईमान भी होते हो, रिश्वतखोर भी होते हो, डायनास भी होते हो, जब बीजेपी में चले जाते हो तो सब ठीक ठाक हो जाता है। जी, एक और दूसरी मुझे एक बात बताइए, जी, मुझे बीजेपी में एक ऐसी फैमिली बताइए जिसकी 3 पीढ़ियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। जब वो गांधी नेहरू की बात करते हैं, मोतीलाल नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इवन फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी के हस्बैंड, जेल भी गए, कुर्बानियां भी दी, और उसके बाद 2 प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस की फैमिली में कुर्बान हो गए। और जो भी हमारा देश आज है, चांद पे जाता है, इसरो किसने बनाए, एम्स किसने बनाए, ये जो हमारे मुल्क में बड़े बड़े कारखाने, ये किसने खड़े किए? मुल्क को अभी तक जोड़े किस पार्टी ने रखा? मुझे एक बताइए, एक खानदान ऐसा बताइए भी। हाँ, खानदान बहुत हैं, बहुत सारे उनमें डायनास्ट हैं,
ایک سے ایک بڑھ کے, مگر کوئی بھی جیل نہیں گئی. اندرا جی 12 سال کی عمر میں جیل چلی گئی جب وہ چلاتی تھی, وہ وانر سینا چلاتی تھی, دوسری سینا چلاتے تھے. اس کے بعد راجیو گاندھی جی نے بھی جان دے دی. اور یہ جو آج ڈیجیٹل انڈیا کہتے ہیں, اس کی جو آئی ٹی کی جو بنیاد رکھی, وہ تو راجیو گاندھی جی نے رکھی. پنچایت راج کی 33% ریزرویشن کس نے دیا؟ محبوبہ جی, ایک اور کنٹروورسی سامنے, یہ کچھ بی جے پی کی لیڈرز نے کہا کہ آپ کے لیے ووٹ مانگی ہے, آپ کو سپورٹ کیا ہے, اسے کیسے آپ ڈینائی کریں گے کہ کہیں نہ کہیں بیہائنڈ دی کرٹن کچھ چل رہا ہے؟ میں تو نیشنل کانفرنس کے ورکروں کو بھی اپیل کرتی ہوں, کانگریس کے ورکروں کو بھی اپیل کرتی ہوں, اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ کانگریس کے ورکر ہوں, نیشنل کانفرنس کے ورکر ہوں, سب کٹنگ اکراس پارٹی لائنز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی جب میں یہاں آئی پیر پنچال تو میرا دل خوش ہو گیا. میں نے دیکھا کہ میری میٹنگز میں خالی گجر, پہاڑی, بکروال نہیں, بلکہ ہمارے سکھ بھائی, ہمارے ہندو بھائی جو آئے, مجھے ہار پہنائے, مجھے یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. تو یہ تو کٹنگ اکراس, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہماری مشکلات ہیں, چاہے وہ جموں کے لوگ ہیں, چاہے وہ ڈوگرا ہو, چاہے کشمیری ہو, چاہے گجر ہو, پہاڑی ہو, سردار ہو, سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جموں کشمیر کی آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا بہت ضروری ہے. محبوبہ جی, کا آخری سوال پوچھوں گا. انہیریٹنس ٹیکس کو لے کر کافی بڑی کنٹروورسی پھیلی ہوئی ہے. کانگریس ڈینائی کر رہی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا پرپوزل نہیں رکھا ہے, جبکہ کل بھی پردھان منتری نے کہا کہ 55% جو ہے انہیریٹنس ٹیکس لیا جائے گا. اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں نے یہی کہا نا کہ بی جے پی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے یواؤں کو نوکری نہیں دی ہے, کسانوں کو ایم ایس پی نہیں دیا ہے, جو گھر کی عورتیں ہیں ان کو 400 روپے گیس کے بجائے 1200 روپے ہو گیا ہے, لڑکیوں کا بلاత్కాر ہوتا ہے اور بلاత్కాری کھلا گھومتے ہیں, ان کو ووٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ کا جو سب سے بڑی چیز, جو سب سے بڑی کتاب ہماری جس سے ملک چلتا ہے, ہمارا سمویدھان, ہمارا کانسٹیٹیوشن, اس کو ختم کر رہے ہیں دن بدن. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دوبارہ آ گئی, آخری الیکشن ہوگا, ان کے پاس, لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جو بھی بات کانگریس کہتی, کیونکہ کانگریس بڑا زبردست مینیفیسٹو لے کے آئی ہے, 30 لاکھ نوکریاں, عورتوں کو 50% ریزرویشن نوکریوں میں, اسی طرح گیس سلنڈر کی قیمت 450 روپے, ایم ایس پی فارمرز کے لیے, عورتوں کے لیے 1 لاکھ روپے الگ سے. تو یہ چیزیں کون دے رہا ہے؟ اور اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے, ہم آپ کو دیں گے. تو اب اس بات کو الٹا کہنا, اس کو جو آپ کے منگل سوتر کے ساتھ جوڑ دینا, آپ کے سونے کے ساتھ جوڑ دینا, دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑ دینا, یہ دکھاتا ہے بی جے پی کہیں نہ کہیں اس احساس میں چلی گئی ہے کہ وہ الیکشن ہار رہے ہیں. محبوبہ جی, پونچھ رجوری کی ہی اگر بات کریں, آئے دن یہاں پر کراس بارڈر فائرنگ ہوتی تھی, سیویلین مارے جاتے تھے, بٹ پچھلے کچھ سالوں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بیکاز آف سم پالیسیز آف دی سینٹرل گورنمنٹ وہ فائرنگ بند ہو گئی ہے. ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. واجپئی جی کے ٹائم میں ہم نے سیز فائر جو ہے پاکستان کے ساتھ, مشرف کے ساتھ کیا تھا ہم نے کہ سیز فائر, اس میں کبھی کبھی وائلیشن ہوتی تھی, پر وہ واجپئی جی کے ٹائم کا سیز فائر ہے, جب مفتی صاحب یہاں وزیر اعلیٰ تھے اور وہاں جو ہے مشرف صاحب تھے. اور کیونکہ تب تک ہمارے لوگ بارڈرز پہ نہ شادی کر سکتے تھے, اگر کوئی مرتا تھا تو اس کو وہاں اس کی ارتھی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. تو اسی پروسیس کو آگے اس وقت چل رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں میرے خیال میں سب سے زیادہ جو رول رہا ہے پیس پروسیس کو آگے چلانے میں واجپئی جی کا رہا ہے. تو محبوبہ جی, ابھی آپ پی ڈی پی کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ انشاءاللہ میں پی ڈی پی لوگوں کی جماعت ہے. پی ڈی پی نے لوگوں کو یہاں بہت مشکل حالات سے باہر نکالا ہے. آپ کو بھی پتا ہوگا یہاں گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوتا تھا. تو مجھے لگتا ہے اور ترقی کا کوئی کام نہیں چھوڑا پی ڈی پی. 3 ہی سال, یہ جو کہتے ہیں کہ ڈائناس, مفتی صاحب 3 سال اور 10 مہینے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, میں 2 سال رہی ہوں, تو یہ خاندانی راج کہاں سے ہو گیا؟ تو اتنے تھوڑے وقت میں جتنے رہبر تعلیم ٹیچر, جتنے ترقی کے کام, مغل روڈ, مظفر آباد, راولا کوٹ, بابا غلام شاہ پال, جتنا انہوں نے ترقی کی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بس گئی ہے. کیا کہیں پی ڈی پی کو اپنے لیڈر چوز کرنے میں کچھ یہ ڈیسیجن صحیح نہیں لیے گئے؟ کیونکہ اوور دی ایئرس جب آپ پاور میں نہیں ہیں تو آپ کے سارے بڑے چہرے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. مجھے بتائیے کیجریوال نے کیا گناہ کیا وہ آج جیل میں ہے؟ کوئی ثابت ہو گیا ہے؟ تو اس وقت جو بھی بی جے پی کی پالیسی ہے, ای ڈی, این آئی اے, جتنی بھی ایجنسیز کو استعمال کر کے لوگوں کو دھمکانا, لوگوں کو ڈرانا, اور اتنا پیسہ جو انہوں نے اکٹھا کیا الیکٹرل بانڈ سے,
हजारों करोड़ उसका इस्तेमाल करना दूसरों की पार्टियों को, तो मेरी पार्टी क्यों? आप देखिए पूरे मुल्क में क्या कर रहे हैं, किस तरह लोगों को ले जा रहे हैं, थोक में कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। मुझे लगता है बीजेपी मुक्त पार्टी होने वाली है। आपकी पार्टी के एक फॉर्मर लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, आज उन्हें बीजेपी के बड़े क्लोज माना जाता है और उन्होंने कई बार ये भी कहा कि मेरी कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है उनके साथ। उसे कैसे देखेंगे आप? मुझे क्या देखना है उसको? मुझे क्या देखना है उसको? What is that? उसको देखने में क्या रखा है? तो नहीं, उनको हाउ डू यू परसीव की नहीं, मैं उसकी बात क्यों करूं? मेरे लिए तो वो नॉन एग्जिस्टेंट है। तो महबूबा मुफ्ती अकेली काफी हैं इस मैदान जंग में। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरे लोग हैं। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरे लोग हैं। महबूबा जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती। अगले बड़े इंटरव्यू के लिए देखते रहिए न्यूज 18 JKLH।